हमारा मकसद है बिहार की तरक्की की राह किस तरीके से आगे बढ़े और जो देश के विकास का जो पैमाना है, दुनिया में जो भारत की छवि है, उसमें बिहार की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस तरफ हमारे कदम किस तरीके से बढ़ने चाहिए, ये बताने के लिए, ये जानने के लिए और कुछ सवाल जो हमारे मन में चलते हैं बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, बिहार के मॉडल को लेकर, उसको लेकर हमारे मन में क्या कुछ सवाल होते हैं, उसका उत्तर तलाशने के लिए, उसका जवाब ढूंढने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो पहला सत्र संपन्न हुआ है। आप सब जिस तरीके से उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कि बिना आपके सहयोग के हम इस कार्यक्रम को सफल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से हम दूसरे सत्र की तरफ प्रवेश करेंगे और दूसरे सत्र को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे बीच में जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से जो बिहार के विकास को लेकर जो चर्चाएं होनी चाहिए, बिहार के विकास का मॉडल क्या हो, किस तरीके से कलेक्टिव ग्रोथ हो, सबको जगह मिले और जिस तरीके से एक रोजगार की हम बात कर रहे हैं कि बिहार के युवक युवतियां जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाते हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं, अगर उन्हें बिहार में ही काम करने का अवसर मिले तो वो बिहार की भी तस्वीर बदल सकते हैं। अब यहाँ से हम दूसरे सत्र की तरफ जाएंगे। मैं बुलाना चाहूँगा दिलीप सिन्हा, हेड है IBPC के, प्रेसिडेंट हैं IPF बिहार काउंसिल के। दिलीप जी, आपसे गुजारिश है कि स्थान ग्रहण करें। आदित्य अरोड़ा, CEO हैं फार्ट कैपिटल के। आदित्य जी से गुजारिश है कि कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। शशांक कुमार हैं, फाउंडर हैं देहात के और बहुत ही कम समय में कामयाबी का एक बड़ा किस्सा उन्होंने लिख दिया है। मेरी गुजारिश है शशांक जी से कि आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबके पास माइक भी अपना रखा हुआ है और अब हम यहाँ से दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं और आप सब जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आयोजकों के लिए, इंडिया पॉजिटिव के लिए एक ज़ोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। इसी तरीके से आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए। अब यहाँ से हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। मैं ज्वाइन करता हूँ इन्हें। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करूंगा, आदित्य आपका भी, शशांक आपका भी, दिलीप सिन्हा आपका भी। और जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है इंडिया पॉजिटिव को लेकर, शशांक, ये जो संगठन है इंडिया पॉजिटिव, सबसे पहला सवाल यही है, ये किस तरीके से काम कर रहा है और जाहिर सी बात है कि बिहार को ऐसे कार्यक्रमों की कितनी ज़रूरत है, ऐसे संगठनों की कितनी ज़रूरत है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी की ज़रूरत तो हमेशा सभी को रहती है। अगर मैं यूथ या स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं तो हम लोगों ने देहात या एग्री फील्ड में काम 2010-11 में चालू किया था। तो और उस वक्त इस तरह का मतलब कि नॉट जस्ट इंडिया पॉजिटिव, ऐसे कोई भी फोरम नहीं होते थे। तो हम लोगों को कई बार ऐसा लगता था कि कोई ऐसा माहौल भी मिल जाए जहाँ पे जाकर के और निगेटिविटी नहीं हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें हों, जिससे कि आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल थोड़ा मोटिवेट कर सकें। एंड देन वर्सेस दैट, आप जो ऐसे इस तरह के बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे यूथ आकर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ भी बैरियर नहीं है और एक सकारात्मक बातें होती हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ यूथ, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत सभी को रहती है, खासकर मतलब एक बडिंग एंटरप्रेन्योर या किसी भी एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए तो थोड़ा विशेष। बिल्कुल। दिलीप जी, अगला सवाल आपसे है। लंबे समय तक आपका अनुभव रहा है बिहारियों के लिए काम करने का, या जहाँ भी हाँ वो ऑन है, बिहार की आवाज़ जहाँ भी उठानी चाहिए वहाँ आप उठाते रहे हैं। तो रिसेंटली बिहार का रोल होना चाहिए था भारत के डेवलपमेंट में, वो कितना है और यहाँ से हमें किस रफ्तार में दौड़ लगानी है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं, उसको छू सकते हैं? थैंक यू। सबसे पहले इंडिया पॉजिटिव का मुझे आमंत्रित करने के लिए और सारे नौजवानों को मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिहार हिंदुस्तान की सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है और जैसा डॉक्टर जायसवाल जी ने और मनीष भाई ने बोला, हमारे में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे होनहार, सबसे मेहनती, सबसे दिमाग वाले लोग यहीं पैदा होते थे और होते रहे और होते हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं। तो क्यों हम पीछे हैं? मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा। एक तो है इन्वेस्टमेंट की बात। अगर भारत 5 ट्रिलियन
इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, आप जस्ट सोचें, बिहार जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, अगर वो आगे बढ़ेगा तो बिहार 5 नहीं उतने ही साल में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है, इसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना, यहाँ से बाहर की कंट्रीज में आके रोड शोज करना, जैसा जायसवाल जी ने बोला कि फिकी के लोग आए थे और वो लोग चले गए वापस, उन लोगों को बुला के उनको वेलकम करने का, उनको लैंड देने का, यहाँ पे फ्री जोन स्टैब्लिश करने का, यहाँ पे रोजगार, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे पास जो लेबर है, मैं दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में जहाँ जाता हूँ बिल्कुल। बिहारी लोगों को देखता हूँ, बाहर जाता हूँ तो कंस्ट्रक्शन में पूरे मिडिल ईस्ट में बिहारी वर्कर्स छाए हुए हैं। क्यों नहीं हम अपने बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं? तो हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट लाना है। मैं बाहर रहता हूँ, अगर मैं गोपालगंज में मैं पैदा हुआ, जिसका मुझे बहुत गर्व है बिहारी होने का, बिल्कुल। और मैं छाती ठोक के सब जगह बोलता हूँ, गिल्ली डंडा खेल के, अमरूद और आम का पेड़ से आम तोड़ के मैं अगर मल्टीनेशनल को लीड कर सकता हूँ, बिजनेस काउंसिल को लीड कर सकता हूँ, तो हर एक यहाँ का नौजवान वही काम कर सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। उस समय तो डिजिटल इकोनॉमी भी नहीं थी, आज डिजिटल इकोनॉमी भी है। आज सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, केवल इंग्लिश में अपने को आगे बढ़ाइए, कंप्यूटर स्किल्स में आगे बढ़ाइए, डिजिटल इकोनॉमी जो मनीष भाई ने बोला है उसमें आगे बढ़ाइए। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, मेरी यही दरख्वास्त है, जो भी गवर्नमेंट रहे यहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट बाहर से लाए। बिल्कुल। मैं तैयार हूँ अपनी तरफ से सपोर्ट करने के लिए बाहर की कंट्रीज में। ठीक है थैंक यू। दिलीप जी, और जाहिर सी बात है कि यही इस कार्यक्रम का मकसद है कि आप भी समझें कि जब इस तरीके के लोग आगे बढ़कर अपना मुकाम, अपना नाम बना सकते हैं, तो एक आम बिहार के आम युवा या आम यूथ जो बिहार का है वो क्यों नहीं बना सकता? आदित्य, अगला सवाल आपसे। एक तरीके के ब्रिज का काम आप करते हैं इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योरशिप के जो लोग होते हैं उनके बीच में, आपका एक्सपीरियंस क्या है? किस तरीके की सावधानी चाहिए और क्या उनको सहूलियत है बिहार के भीतर आज की तारीख में? देखिए, स्टार्टअप का बूम जो आया है लास्ट 3-4-5 सालों में, आजकल हर घर में स्टार्टअप की जिक्र हो रहा है, राइट? तो हम जो देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो सेंटिमेंट है स्टार्टअप्स को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव है। आप देखेंगे कि हाँ, 1 लाख के अराउंड स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड भी हैं और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स इस देश में हैं। और ये स्टार्टअप का बूम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या मेट्रो सिटीज़ से नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि इनोवेशन इंडेक्स में भी लास्ट 2-3 सालों में जो काम हुआ है, बिहार का जिक्र उस इनोवेशन इंडेक्स में हुआ है कि बिहार, लद्दाख और ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनको एक्टिवली इस लिस्ट में डाला जा रहा है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आप देखेंगे कि 50 से 100 करोड़ का एक सेपरेट बजट भी रखा जा रहा है बिहार के स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। बिल्कुल। तो हमने भी हमारे भी जितने भी 80 से ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं लास्ट 3 सालों में, उसमें से काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से नहीं हैं, छोटे छोटे शहरों से भी हैं, जयपुर से हैं, जोधपुर से हैं और छत्तीसगढ़ से हैं। तो हम काफ़ी एक्टिवली देख रहे हैं कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। और मेरी ये सेकंड विजिट है लास्ट 3 महीने में बिहार में, तो आई थिंक मैं यहाँ पे फंड्स लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। कैसा अनुभव है बिहार का आपका? मेरा अनुभव अच्छा रहा है। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे था तो एक पिच इवेंट में ही था जहाँ पे हमने कुछ 20 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट करा था और उनको पिच करा था, जिसमें से हम 2 स्टार्टअप्स को आगे भी लेके जा रहे हैं इवैल्यूएशन के लिए। अभी थोड़े अर्ली हैं, बट आई थिंक अगर मेंटरशिप दी जाए और यहाँ पे रिसोर्सेज और एक्सपर्ट्स को लाया जाए और अच्छे से, तो ऐसा कुछ बिहार में मिसिंग नहीं है जो उसको सक्सेसफुल बनाने से रोक सके। ठीक है शशांक, अगला सवाल आपसे है कि जो बिहार की एक इमेज बनी हुई है वो है रूरल बेस्ड इकोनॉमी या एग्रीकल्चर स्टेट जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट। तो इसमें देहात जो काम कर रहा है उसकी क्या भूमिका है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? तो देहात में हम लोग का काम किसानों के साथ है और मोस्टली हम लोग एक किसानों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस भी फसल की खेती करें उन्हें कैसे बीज से लेकर के बाज़ार तक की सुविधा मिले। मूलतः भारत में ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, और बिहार में ये परसेंटेज जो है वो और ज़्यादा है, नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। इसका नतीजा ये होता है कि एक इंडिविजुअल किसान सीधा सही बाज़ार, सही टेक्नोलॉजी,
तक नहीं पहुंच सकता। तो देहात एज ए प्लेटफॉर्म ये केवल एग्रीगेशन का काम करता है कि कैसे हम लोग किसानों का एक आप संगठन कह लें, प्लेटफॉर्म कह लें, और दूसरी तरफ से चाहे उनको बेहतर बाज़ार से जोड़ना हो, किसी नई फसल की खेती से जोड़ना हो, कोई बेटर टेक्नोलॉजी हो, या एक्सेस टू फाइनेंस हो, इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। खुद चूँकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा जा सके। और वक्त समय तो लगा, लेकिन अभी के समय में आप जब एक बार मॉडल बन गया तो फिर चूँकि मूलभूत आवश्यकताओं को आप सॉल्व कर रहे हैं तो फिर एक स्केल पे जाना फिर वो उतना चैलेंजिंग नहीं होता है। और यही कारण है कि आज के समय में हम लोग लगभग 20 लाख किसानों के साथ हम लोग काम करते हैं। और बड़ा आंकड़ा है ये अपने आप में। जी, और बिहार से ही मतलब बिहार से हैं तो बिहार से शुरू किए थे, लेकिन और शुरू के 7 साल 8 साल हम लोग केवल बिहार में ही थे, लेकिन धीरे धीरे फिर लेकिन यहाँ पे जब मॉडल बना, चीज़ें सॉल्व हुई, तो फिर यहाँ से निकल करके दूसरे राज्यों में भी मॉडल को रेप्लिकेट किया। और लंबी जर्नी है अभी। नहीं, आप मार्केटिंग का जिक्र कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती बिहार जैसे राज्यों में यही है। मेरी भी बात होती है कई बार किसानों से, तो उपजाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन उस उपज को सही रेट में सही जगह पर खपाना, तो इसमें देहात कैसे काम करता है? क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अच्छी लागत मिलने की गारंटी हो जाए, उसके बाद उत्पादन का भी मजा अलग है। इसको कैसे काम करते हैं, क्या तरीका है आपका? हम लोगों को भी यही लगता था कि जो कमियां हैं हम लोग को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वहीं से है। आप और कहीं मतलब बिहार ही नहीं, आप कहीं भी जा कर के देखें, खासकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या कहीं भी, तो अब आपको एक ही गांव में 10 किसान एक ही फसल की 6 अलग अलग प्रजातियां खेती कर रहे हैं, शायद 4 अलग अलग तरीके से कर रहे होंगे। तो जब अगर एग्रीगेशन की बात आएगी तो आप कैसे करेंगे? तो जो असली प्रॉब्लम है वो तो जो बुआई या जो सोइंग का टाइम है उसी टाइम से शुरू हो जाता है कि क्या आप मार्केट के हिसाब से आप उपजा रहे हैं कि नहीं उपजा रहे। तो इसलिए मतलब, और ये चीज़ हम लोगों ने बहुत शुरुआती दिनों में समझा, और इसीलिए जो हमारा मॉडल है केवल वो बाज़ार नहीं है, वो बीज भी है। तो शुरुआती सीज़न से ही उनके साथ काम करना कि आपकी जैसी मिट्टी है, कौन सी फसल करनी चाहिए, क्या वेराइटी करनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं, जितनी भी आप ये FMCG कंपनीज़ देखें या मॉडर्न ट्रेड देखें या एक्सपोर्ट देखें, आज के समय में लगभग चूँकि पीछे किसानों का बड़ा एक समूह है, उसके कारण से उन कंपनियों को भी हम लोग कन्विंस कर पाए। और लगभग 700 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो हमारे माध्यम से ये सारी चीज़ें खरीदती हैं। मतलब औसतन मतलब हर दिन हम लोग लगभग 5200 टन उपज खरीदते हैं। और बस वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो बाज़ार के हिसाब से चीज़ें उपजाई जा रही हैं, चाहे वो वैरायटी हो या क्रॉप हो या टाइमिंग हो या क्वालिटी हो। एंड अगेन कोई मिडिल मैन नहीं, कुछ नहीं, सीधा आप डायरेक्ट कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि किसानों को सही दाम सीधे उनके हाथों तक पहुंच रहा है। ये शानदार। पहले दिलीप जी, अगला सवाल आपसे है कि आप अपने समय का जिक्र कर रहे थे, एक ये भी समय है और दोनों में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है, आपने इसका जिक्र भी किया। तो एक तो अभी फ़िलहाल बिहार के यूथ के सामने बतौर एंटरप्रेन्योरशिप क्या किस तरह के चैलेंजेज हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स सब जगह होते हैं। चाइना कहीं नहीं था, चाइना कहाँ पहुँच गया है। लेबर थी, हमारे पास लेबर है, जैसा डॉक्टर जायसवाल जी ने बोला। हमारे पास दिमाग भी है, इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि कॉर्पोरेट में जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो IT, इंडस्ट्रियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सप्लाई चेन, ई-कॉमर्स, डिजिटल इकनॉमी में, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे बिहार के युवकों के और युवतियों के, लड़कियों के लिए। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करना चाहिए। केवल मुझे जॉन एफ कैनेडी की एक बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने बोला था, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, कि ये नहीं पूछिए कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, आप ये पूछिए कि बोलिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। क्या बात है। तो मेरे हिसाब से हम तीनों की पार्टनरशिप चाहिए। केवल गवर्नमेंट को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट होनी चाहिए,
ऑफ कोर्स जवाबदारी है गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट रहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशन, वन स्टॉप शॉप क्रिएट करने की, लेकिन साथ में प्राइवेट की पार्टनरशिप, जो फिकी का आपने जिक्र किया, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बुला के उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देने का, उनको वेलकम करने का, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने का। और तीसरी पार्टनरशिप है हमारे युवाओं के लिए, इनको इजी लोन की फैसिलिटी, इजी, जैसे काफ़ी जगह एसएमईज जो होती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सपोर्ट करती हैं आइडिया से, आपके आइडियाज़ और नए आइडियाज़ देती हैं और सपोर्ट करती हैं वो बिल्डअप करने में, क्योंकि सबको नहीं मालूम है, आइडिया है लेकिन कैसे करना है नहीं मालूम है। इस टाइप की एसएमई ऑर्गेनाइजेशंस करके यंग एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने के लिए आई थिंक ये सबकी तीनों की पार्टनरशिप जरूरी है। दिस इज़ व्हाट आई वुड से। बिल्कुल। आदित्य, अगला सवाल आपसे है कि जैसा कि आपने बताया कि आप सेलेक्ट भी करते हैं लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो क्या खूबी होना चाहिए, क्या मतलब वो आपके पास आएँ या इस तरह के मंचों पर अगर आएँ तो किस तरह का होमवर्क करके आएँ? देखिए, किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस के पीछे, स्पेशली जब वो बहुत ही एक बर्थ स्टेज पर ही होता है, कुछ महीने पुराना ही होता है, वहाँ पे फाउंडर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर फाउंडर में वो पैशन या वो दम नहीं है तो आइडिया तो कुछ महत्व नहीं रखता एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि अगर फाउंडर की एक विजन हो, एक बड़ा सपना हो, एक एग्जीक्यूशन पावर हो, एक ऐसा तरीका हो वो जिससे देख सकता है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकूं, वही एंटरप्रेन्योरशिप का सेंस है। एंटरप्रेन्योरशिप का सेंस ये नहीं है कि सिर्फ आप जाके एक बड़ी टेक्नोलॉजी बना दो या सिर्फ आप जाके बहुत सारे पैसे कमाने के ज़रिए बना दो। ऑफ कोर्स वो टाइम टू टाइम पार्ट करता है, आपका रोल प्ले करता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और वो हर प्रोफेशन का एसेंस है, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, आपको अपने कस्टमर या जो आपकी टारगेट मार्केट है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही आपका एक परम धर्म है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फाउंडर का पैशन और उसका विजन। उसके बाद उसकी टाइमिंग क्या है, आइडिया का क्या स्कोप है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मानेंगे कि आज अगर कोई एक और ही ई-कॉमर्स ऐप बना रहा है जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बड़े जाइंट्स के जैसा ही है, कुछ रियल डिफरेंस नहीं है, तो शायद उसकी टाइमिंग बहुत बेकार है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी 7 या 8 साल से पहले मार्केट को पूरा बनाया है। बट कोई अगर आज एक अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आता है, जैसे चैट जीपीटी की आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, आजकल नैनो साइंस की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो कि एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन करती है, तो उसका कहीं ना कहीं एक टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी में। एंड अगर आपके पास वो चीज़ें हैं, आप ऑनेस्ट हो, राइट, क्योंकि एक हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा ग्लेयर एक होता है कि एक ऐसा प्रिटेंड करे बंदा कि वो बहुत सेलेबल हो एट द एंड ऑफ द डे। आई एम श्योर शशांक वुड ऑल्सो रिलेट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। बी योर ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ, और जो आप बिजनेस बना रहे हो वो हमेशा कस्टमर सेंट्रिक रखो, कि आप अपने कस्टमर को समझते हो, उस तक पहुंचते हो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो बेस्ट तरीके से। बिल्कुल। अगला सवाल शशांक आपसे है, और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ भी दे रहे हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं, ऑलरेडी सरकारी संस्था है, बिहार सरकार है, पंचायतें हैं, नगर निगम है, इनसे किस तरीके का सहयोग चाहिए, और जो अभी मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी? मतलब अगर एग्री या खेती या कृषि की बात करें, जो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ देश की लगभग 14-15% जीडीपी यहीं से आती है। भारत में 14 करोड़ किसान हैं, बिहार में अकेले देख ले तो 50 लाख से ज़्यादा किसान। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है कि उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो आई थिंक सिंपल आंसर यही है कि कोलैबोरेशन होना चाहिए। अभी के समय में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई थिंक मेरा मानना थोड़ा सा हटके है कि मतलब कोई भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर ये सोच के नई कंपनी बनाता है कि उसे कहीं सरकार से या कहीं से कोई मदद मिलेगी, और शायद इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर है। हाँ, इस जर्नी में इस दौरान अगर कहीं से उसको सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अपने मन की कुछ तो है, आप कह सकते हैं कि उसकी जो एंटरप्रेन्योरियल इच कह लीजिए, या उसका अपना विजन है, अपना व्यू है।
एंड हेंस इसलिए हर एंटरप्रेन्योर हर तरह की प्रॉब्लम के लिए भी तैयार रहता है, शायद इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर बना भी है। तो ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा एग्री के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो जैसे इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उनके साथ थोड़ा कोलैबोरेटिव अप्रोच हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, चूँकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको मिल करके सॉल्व किया जा सकता है, राइट। जैसे आप किसी भी नए गांव में जाएं या किसी भी नए पंचायत में जाएं तो वहाँ पे किसानों का भरोसा जीतना ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर पहले से काम कर रहा है, अगर उसने वहाँ पर कुछ बेस बनाया हुआ है तो टेक्नोलॉजी का एक प्लग इन प्ले हो सकता है। तो बेसिकली कोलैबोरेटिव अप्रोच रहे तो मिलकर काम किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। एंड मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं कि एग्री में इट्स नॉट अ विनर टेक्स ऑल, राइट। ये ई कॉमर्स नहीं है कि शायद एक फ्लिपकार्ट अमेजोन आ गया तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये कैब एग्रीगेशन नहीं है, फूड डिलीवरी नहीं है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होगी। कोई हो सकता है कि एग्री क्रेडिट को सॉल्व कर रहा होगा, कोई हो सकता है स्टोरेज सॉल्व कर रहा होगा, कोई हो सकता है प्रोसेसिंग सॉल्व कर रहा है, कोई हो सकता है एडवाइजरी सॉल्व करे। तो सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जिसकी जैसी भी स्ट्रेंथ है वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शशांक आपका, आदित्य आपका भी बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप को रोकना चाहेंगे मंच पे, क्योंकि अब सम्मानित करना चाहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने कीमती समय दिया। दिलीप सिन्हा जी, आदित्य अरोड़ा जी और शशांक और आप सब ने जो भी सुना। मैं बुलाना चाहूँगा धीरज कपूर और अवनीश सिन्हा को मंच पर, कि कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच में दिलीप सिन्हा, आदित्य अरोड़ा और शशांक कुमार जी हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इन्हें कृपया बुके देकर सम्मानित करें। धीरज कपूर बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं शशांक कुमार को। और आप सबका एक बार बहुत शुक्रिया कि आप मंच पर आए, आपने हमें समय दिया, हमारे सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया कि और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। जिस तरीके से आप लगातार शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ, आपका बहुत शुक्रिया। और ये मकसद है बिहार की तरक्की का मंथन करना, बिहार की तरक्की के बारे में चर्चा करना बिहार की धरती पर। और काफ़ी सफल ये सत्र। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया।